अंग्रेजी चुड़ैल। ये कहानी है इंग्लैंड के लंदन शहर के नजदीक बसे हुए छोटे से गांव पैरीपोना की। पैरीपोना घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था। जैसे ही विदेशी लोग हिंदुस्तान घूमने आते हैं, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त लंदन देखने पहली बार इंग्लैंड गए। उनमें राजू भी था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घूमना और घने जंगलों में रात भर जानवरों की तरह घूमना राजू को काफी पसंद था। 15 दिन राजू दोस्तों के साथ लंदन घूमता रहा। उन्होंने एक गाइड लिया था, वो उन्हें शहर की जानकारी दे रहा था। 15 दिन बाद ही राजू लंदन घूमकर बोर हो गया। यार माधव, मैं बोर हो गया हूँ यार। चलो ना पहाड़ों और जंगलों में चलते हैं, तूफानी करते हैं, मजा आएगा। मैंने तो एक गांव भी सर्च किया है, ज्यादा दूर नहीं है पैरीपोना। पैरीपोना का नाम सुनते ही अंग्रेज गाइड डर गया। नो नो, पैरीपोना नो। अभी से क्या हो गया यार? ये हमें पैरीपोना नहीं घुमाएगा? नहीं यार, इसने तो पहले ही बता दिया था ये शहर के बाहर नहीं जाएगा, और पैरीपोना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या है पैरीपोना में? पहाड़ और जंगल के बीच बसा खूबसूरत सा गांव तो है। इसे छोड़, तुम लोग तो आओगे ना? नहीं यार, अब तक बस शहर घूमे हैं। इस शहर को मुंह लगाना अभी बाकी है, तू समझ रहा है ना? पैरीपोना के प्रति राजू के मन में और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया और वो अकेला ही ट्रेन में बैठकर निकल गया। जब वो निकला तब शाम थी। पैरीपोना पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर काले काले पहाड़ और घने घने जंगल और बीच में बसा पैरीपोना। ये देखकर राजू का दिल खुश हो गया। चलो मजा आने वाला है। अभी गांव घूमना ठीक नहीं, लोग खाना खाकर आराम कर रहे होंगे। रात भर जंगल पहाड़ों पर टूट पड़ता हूँ, सुबह सुबह गांव लौट जाऊंगा। राजू ने टॉर्च निकाला और जंगल घूमने लगा। जंगल में खूंखार जंगली जानवर थे, लेकिन राजू को आदत थी अपने आप को बचाता हुआ वो जंगल काट कर पहाड़ की नोक पर पहुंच गया। राजू को काफी प्यास लगी थी, उसके पास पानी भी नहीं बचा था। थक गया। ये पहाड़ कुछ ज्यादा ही टफ है, यहाँ कहीं पानी मिलता तो अच्छा होता। ऐसा कहकर राजू टॉर्च घुमाने लगा कि अचानक अंधेरे में बैठी एक बुढ़िया फोकस हुई और राजू डर गया। कौन है? कौन है वहाँ? डोंट वरी, मैं सानिटा हूँ, यही पहाड़ पर रहती हूँ। तुम्हें पानी चाहिए ना? पानी का नाम सुनकर राजू भागता हुआ बुढ़िया के पास गया और उससे पानी लेकर पी गया। आप हिंदी भी बोल लेती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कई इंडियंस आते हैं, मैं उनके सवाल सुन सुनकर हिंदी सीख गई। सवाल सुनकर? बहुत ठंड है ना, विस्की पियोगे? ये सुनकर तो राजू का मूड बन गया। हाँ, जरूर पीऊंगा। तो आओ मेरे पीछे। राजू सानिटा के पीछे पीछे एक झोपड़े में चला गया, जिसका छत नहीं था, सिर पर चांद लटक रहा था। कमाल का झोपड़ा है। तभी राजू की नजर लकड़ी के पीपे पर पड़ी। लगता है इसमें विस्की है। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन सानिटा नहीं थी। लगता है किसी काम से बाहर चली गई। मैं विस्की पी लेता हूँ। जैसे ही राजू ने पीपे का ढक्कन खोला, उसका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर विस्की नहीं, एक भयानक अंग्रेजी चुड़ैल बैठी थी। राजू घबरा गया। चुड़ैल हंसते हुए बाहर आई। सानिटा, सानिटा। अरे बुद्धू, मैं ही सानिटा हूँ। तुम्हें फंसा कर यहाँ लाई हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भूखी हूँ, तुम्हें खाना चाहती हूँ। अब समझा गाइड पैरीपोना क्यों नहीं आना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जरूर बचने का मौका जरूर दूंगी। मुझे कोई भी एक सवाल पूछो, मैंने सही सही जवाब दिया तो तू मरेगा। मुझे जवाब नहीं आया तो मैं जल जाऊंगी और तुम
बच जाओगे। पूछो, जितना मुश्किल सवाल पूछना है पूछो, बस याद रहे सवाल एक ही पूछना है। राजू दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाए जो सबसे मुश्किल हो और जिसका जवाब चुड़ैल ना जानती हो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ऐसी मुसीबत में आसान काम भी मुश्किल हो जाता है और इसने तो मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। मतलब मुश्किल सवाल का जवाब देना इसके लिए आसान है। राजू को सोचता देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की भयानक आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जिससे पहाड़ थरथरा उठे। क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं, सवाल मांगा है, वो भी सबसे मुश्किल सवाल जो तुम्हारी जान बचा सके। मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे मैंने ही तुमसे कोई सवाल पूछा हो। सोचने तो दो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन जान बचेगी तो खाऊंगा ना। सोच राजू, सोच, जल्दी सोच। इस प्रकार राजू ने काफी देर सिर खुजाया, लेकिन उसे एक भी मुश्किल सवाल नहीं सूझा। उसके दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन सवाल तो बहुत है, लेकिन चुड़ैल झट से जवाब दे देगी और मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, घटिया सवाल पूछकर मुर्गे की तरह हलाल नहीं होना है मुझे। मुर्गा, मुर्गी का अंडा। हाँ। अचानक राजू जोर से चिल्लाया। मिल गया सवाल, मिल गया। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। अच्छा, मैं भी तो देखो कितना मुश्किल है। जो भी इस झोपड़े में आया है वो कभी बाहर नहीं गया, इतना याद रखो। चलो पूछो। मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब ना दे सका। इसका सही जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे तो फिर जल्दी से पूछो। सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? पहले मुर्गी आई कि अंडा? अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा, मुर्गी, अंडा, मुर्गी। इस प्रकार चुड़ैल अंडा मुर्गी करती रही और सवाल में उलझ गई। थोड़ी देर बाद अचानक चुड़ैल जलने लगी और देखते देखते जलकर भस्म हो गई। कहा था ना मैंने, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। इस प्रकार राजू ने अपने सवाल से और साथ ही साथ पूरे पैरीपोना को चुड़ैल के चंगुल से आजाद भी किया। वैलेंटाइन वाली रात। कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है।
मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहन कर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी,
पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी ना किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहनकर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी
तुम्हारी प्रेमिका? याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे, तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। राज। आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया। ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना, चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही हैं पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? 25 साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। आंचल
आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं कहीं भूत फूत का तो कोई चक्कर नहीं। केयर टेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है। आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना, सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहां भी एक सना बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी, पापा की याद आ रही है, मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहां वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, जाओ बचाओ मुझे, मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ दो सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मम्मा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना। हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब उस रात फार्म हाउस में दो सना थी। एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी। और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी।
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ओहो। और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। व्हाट इज दिस? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूँ ना, तुम रुको यहीं, मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे।
वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि डोंट वरी, हम बच गए हैं। रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू ज्यूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और ज्यूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? ज्यूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई। अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करे? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं। भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है। जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी। बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन ज्यूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन ज्यूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक ज्यूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई, जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और ज्यूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी ज्यूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई।
सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया तो उसने रसोई में खड़ी ज्यूली को आवाज लगाई। बहू, आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। ज्यूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था। फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया? प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है। आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त ज्यूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो ज्यूली के हाथ में मैंने देखा था। अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे ज्यूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। पागल लड़की, चल अंदर चल। ऐसे ना धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। ज्यूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार ज्यूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया। भूतिया भाभी। कहानी है जलगांव की। जलगांव में 2 भाई और 1 बहन रहते थे। आकाश सबसे बड़ा था। नौकरी करके भाई बहन की जिम्मेदारियां उठाता था। भैया मेरा डोसा। भैया मेरी फेवरेट दाल खिचड़ी। अरे हाँ भाई हाँ, ला रहा हूँ। आकाश सबका मनपसंद खाना टेबल पर ले आया। भैया खाना बनाने में इतना टाइम, किसके बारे में सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट थी। वही तो, आपको आजकल कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है। भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे कुछ भी मत बको, खाओ खाना चुपचाप। भैया हमें पता है आपको किस बात की टेंशन है, लेकिन आप कब तक हमारे लिए बिना शादी के रहोगे? आपको भी तो एक जीवन साथी की जरूरत है। हाँ भैया, घर में भाभी आएगी तो मजा आ जाएगा। जॉब लगते ही मैं भी शादी कर लूंगा, फिर हम मुन्नी को उसके ससुराल भेज देंगे और दोनों भाई मजे से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। अगर ऐसा है तो इस घर में कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर आकाश और विकास जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन मुन्नी अकेली घर में बैठी थी, तभी एक लड़की उससे मिलने आई। मेरा नाम श्वेता है,
मैं तुम्हारे भैया के ऑफिस में उनके साथ काम करती हूँ। ओह, लेकिन भैया तो ऑफिस में ही हैं। पता है मुझे, मैं तो ऑफिस से यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ मुन्नी, आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो गई। डोंट वरी भाभी, भैया को पटाना मुझे अच्छी तरह से आता है। शाम के समय विकास और मुन्नी काफी एक्साइटेड होकर आकाश का इंतजार कर रहे थे। आकाश आया, लेकिन आकाश के साथ एक और लड़की थी जिसके गले में शादी की माला और मांग में सिंदूर था। भैया, कौन है ये? अरे भाभी चाहिए थी ना तुम लोगों को, देखो ले आया। व्हाट? भैया, ये मजाक तो नहीं? मुन्नी, इसका नाम विमला है। ये हमारे दूर के मामा की बेटी है। दोनों शहर से आ रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया और मामा चल बसे। बेचारी जख्मी हालात में काफी दिन तक सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। आज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सरकारी अस्पताल गया तो वहां मिली मुझे ये। अब इस बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे शादी करके अपने घर ले आया। मुन्नी ने विमला को देखा। विमला काफी खूबसूरत और मासूम थी। आपके साथ जो भी हुआ भूल जाओ भाभी। आज से आप हमारे साथ नई जिंदगी शुरू करो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। विमला को आए 2 दिनों से ऊपर हो गया था, फिर भी वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारा काम आकाश, विकास और मुन्नी को ही करना पड़ता था। मैंने तुम तीनों का खाना बनाकर रखा है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भाभी कहाँ है? मुन्नी प्लीज, अपनी भाभी को कुछ मत कहो, सोने दो उसे। आकाश भैया के जाते ही विमला नीचे आई। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? इस पर विमला अजीब आवाज में चीखी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तकलीफ ना दे ऐ लड़की। फिर विमला डाइनिंग पर बैठ गई और देखते ही देखते सारा लंच अकेले चट कर गई। विकास और मुन्नी फटी आंखों से देख रहे थे। दोपहर को आकाश के कमरे से धुआं आने लगा। विकास और मुन्नी कमरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, भाभी, भाभी, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर? भाभी, भाभी। भाभी, आग लगी है कमरे में, दरवाजा खोलो। भाभी, दरवाजा तोड़ो भैया, भैया दरवाजा तोड़ दो। विकास ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें रुक गई। अंदर एक होम जल रहा था जिसके सामने विमला और आकाश भैया बैठे थे। आकाश भैया को विमला ने वश किया था। विमला काफी भयानक दिख रही थी। ओम ऐं क्लीं क्लीं स्वाहा। भाभी, क्या है ये? भैया आप तो ऑफिस में थे ना? विमला ने आकाश और मुन्नी की तरफ देखा। आकाश सिर्फ मेरा है, मैं तुम दोनों से उसे छीनने आई हूँ, छीन कर रहूंगी। मुन्नी और विकास समझ गए कि जो कुछ हो रहा है काफी भयानक है। उन्होंने विमला को रोकना चाहा तो विमला ने दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुन्नी, श्वेता को कॉल करो, वही अब आकाश भैया को बचा सकती है। उसे किस मुंह से कॉल करो? बेचारी तो सदमे में होगी। तुम बस कॉल करो। मुन्नी ने मोबाइल निकालकर श्वेता को कॉल किया। इधर कमरे में विमला भूतनी बनकर आकाश के साथ तांडव कर रही थी। आकाश को नोच रही थी, पीट रही थी। आकाश जोर जोर से हंस रहा था। अपने भाई बहन को मारेगा ना? मेरे साथ चलेगा ना? जा जा, मार अपने भाई बहन को, जा मार उन्हें। आकाश विमला के वश में था। विकास और मुन्नी को मारने के लिए उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर श्वेता खड़ी थी। उसके हाथ में एक लॉकेट था। लॉकेट के प्रभाव से आकाश वहीं बेहोश हो गया। मुन्नी, आकाश को संभालो, मैं विमला को देखती हूँ। श्वेता को देखकर विमला गुस्सा हो गई
और श्वेता पर टूट पड़ी, लेकिन लॉकेट की वजह से वो श्वेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लौट कर दोबारा आऊंगी, ऐसा कहकर विमला खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद आकाश को होश आया। होश में आते ही आकाश श्वेता के सामने बिलख बिलख कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो श्वेता, मैं उस भूतनी के वश में हो गया था। डोंट वरी आकाश, मैं सब जानती हूँ। मुन्नी, विमला तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जिसने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली और फिर भूतनी बनकर लौट आई। वो आकाश को पाना चाहती थी, इसीलिए उसे वश करके उसने उससे शादी कर ली। अब तो वो चली गई, लेकिन वो दोबारा भी तो आ सकती है। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देगी। प्रॉमिस। ये सुनकर मुन्नी श्वेता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। समझौता। रात के घुप अंधेरे में पूरा जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े था और उसी गहरे घने पेड़ों के जंगल में सन्नाटे के बीच बॉबी लगातार फावड़े से खुदाई कर रहा था। कुछ देर के लिए रुकता और घबराई नजरों से पास रखे खून से लथपथ शरीर को देखता और फिर से खुदाई में लग जाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गड्ढा पूरा खोद बॉबी ने जैसे ही शरीर को हाथ लगाया, वो एकाएक छटपटाने लगा। बॉबी डरकर झटके से पीछे गिरा। वो अब भी जिंदा था। दरअसल मिडिल क्लास लड़का बॉबी शहर में बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा लपेटा कि वो खुद ही नहीं जान पाया कि कब वो इतना अय्याश बन गया। जब अय्याशी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपने सपनों से भटककर अब उसका उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ होने लगा। शुरुआत में उसका हाथ सिर्फ छोटे मोटे अपराधों में होता, लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ती गई, बॉबी चोरी से उठकर किडनैपिंग और फिरौती करने लगा। लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। लेकिन एक दिन जब उसे एक 5 स्टार होटल मालिक गौतम को किडनैप करने का काम मिला, तो उसकी ये कसम भी टूट गई। उसने होटल मालिक गौतम को किडनैप कर लिया, लेकिन उसी वक्त हुई हाथापाई में गलती से गोली चल गई और होटल मालिक गश खाकर गिर पड़ा। वो छटपटाने लगा। बॉबी घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गौतम ने उसे पैर से पकड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी जान बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। बॉबी उसे बचाना चाहता था, लेकिन ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर होटल मालिक जिंदा बचा तो उसकी खैर नहीं। बॉबी की सांसें फूलने लगी। उसने जल्दबाजी में होटल मालिक के शरीर को एक सफेद कपड़े से लपेट गाड़ी में रख दिया और जंगल में दफन करने के विचार से पहुंचा। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। पसीने से तरबतर बॉबी पूरा गड्ढा खोद चुका था और चारों तरफ पसरे सन्नाटे में अचानक से कभी कभी छटपटाता। शरीर किसी की भी जान हलक तक लाने के लिए काफी था। उसमें अब भी जान बाकी थी। बॉबी का मन बार बार कह रहा था कि अब भी उसकी जान बच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद को बचाने की चाह और इसी द्वंद्व के बीच उसने आंखें बंद कर शरीर को गड्ढे में धकेल दिया और मिट्टी डालकर चीख चीख कर रोने लगा कि तभी उसे दूर से किसी के आने का अंदेशा हुआ। लेकिन रात के घने अंधेरे में साफ साफ देख पाना संभव नहीं था। बॉबी ने पास रखी टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा। कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा कि तभी अचानक उसके सामने किसी अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म थी और उसके सिर पर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गड़ी हुई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका ऐसा भयावह रूप देखकर बॉबी चीख पड़ा कि तभी अघोरी
गौतम की दफनाई लाश की तरफ देखकर बोला, डरो मत, मेरा स्वार्थ मुर्दों से है, जिंदा इंसान से नहीं। और वो हंसने लगा। उसकी शैतानी मुस्कुराहट से बॉबी सहम गया और भागने लगा। बॉबी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन अघोरी की शैतानी हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता, आवाज उतनी ही नजदीक से आती और बॉबी के भागते कदम तब रुके जब उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। बार बार ऐसा होने पर बॉबी घबरा गया और उस अघोरी के पैरों से लपेटकर जान की भीख मांगने लगा। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, ये गलती से हो गया। भगवान से किस माफी की उम्मीद रखता है? भगवान किसी को माफ नहीं करता, उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ। अगर अपराध की माफी चाहता है तो शैतान की शरण में चल, समझौता कर उनसे, शैतान को खुश कर। अगर शैतान को समझौता कर लिया तो सारी दुनिया कदमों में होगी। उसकी शक्तियों के आगे तेरे भगवान की माया भी धूल चाटती है। समझौता? कैसा समझौता? ये दुनिया एक संतुलन में चलती है, किसी व्यापार धंधे के जैसे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके बदले की कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस 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 मुझे बचा लीजिए। हाँ। तो चल। बॉबी अघोरी के पीछे पीछे गया और एक गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक शैतान की मूर्ति लगी थी और उसके सामने ही कंकालों का ढेर लगा था, जिसमें तकरीबन 15 से 20 इंसानी कंकाल भी थे, जिसकी बदबू से बॉबी का दम घुटने लगा। उसने हाथ से मुंह ढकते हुए पूछा, बाबा, ये सब क्या है? ये शैतान की भेंट है। और उसके बाद अघोरी मूर्ति के सामने बने कुंड के पास बैठ गया। अघोरी के हाथ घुमाते ही कुंड में खुद ब खुद आग प्रज्वलित हो गई। बॉबी को कुंड के पास बैठाकर पूछा, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो जीवन की आखिरी भूल होगी। मैंने सोच लिया है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अघोरी ने बॉबी को शर्त बताकर गौतम की दफनाई लाश का गोश्त लाने को कहा। बॉबी शैतान से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गौतम की लाश को खोद कर निकाला और उसके गोश्त के साथ साथ उसका सिर भी काट लिया और शैतान को भेंट कर दिया। ये देख अघोरी प्रभावित हुआ और बॉबी से कुछ मांगने को कहा। बॉबी ने गौतम के कटे सिर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी होटल का मालिक बनना चाहता हूँ और अपराध की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर समझौते की अगली ही सुबह गौतम के घर में सिलेंडर फट गया और पूरा परिवार एक बार में हो जाकर मर गया। और फिर बॉबी ने होटल पर कब्जा कर लिया। शैतान के समझौते के बाद बॉबी बेलगाम घोड़े सा हो गया। एक ही दिन में लाखों की ड्रग्स की तस्करी करने लगा और बेशुमार पैसा कमाने लगा। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। एक रात बॉबी तस्करी के लिए जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की तलाशी के लिए कहा। पहले बॉबी ने समझाने की कोशिश की कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो बॉबी ने गाड़ी की डिक्की खोल दी। डिक्की में ड्रग्स का ढेर देख हवलदार की आंखें फटी रह गई। हवलदार बाकी पुलिस वालों को इत्तला करने के लिए मुड़ा तो बॉबी ठीक उसके पीछे खड़ा था और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके सींग निकल आए और चेहरा लाल हो गया। उसका भयावह रूप देख हवलदार चीख पाता उससे पहले ही बॉबी ने उसे जानवर की तरह नोच डाला और वहां से निकल गया। इसी तरह एक एक करके उसने अपने खिलाफ के सभी लोगों को मार डाला। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग बनने के बाद बॉबी अय्याशी में इतना डूब गया कि उसने शैतान की भेंट चढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके धीरे धीरे शैतान बॉबी पर हावी होने लगा और शैतान बॉबी के जरिए इंसानों को मारने लगा और सारी हदें तो तब पार हुई
जब इंसानी गोश्त के तलब में उसने अपनी ही माँ को मार दिया और उसके बाद अपने पिता और परिवार को खत्म कर दिया। ये सब होता देख बॉबी ने आपा खो दिया। उसने अपने काम से दूरी बना ली, सारा दिन खुद को कमरे में कैद करके रखता, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको नहीं बख्शा। वो घबरा गया और उसी अघोरी के पास गया। जाते ही बॉबी उसके पैरों में पड़ गया। बाबा, बाबा मुझे इस शैतान से मुक्ति चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सारी शर्तें माननी होगी। गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे दूर जाना है। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विधि से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। हाँ। और फिर अघोरी ने कुंड में आग लगाकर विधि करना शुरू किया। विधि करते करते अघोरी ने बॉबी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया और कहा, अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलना, वरना विधि भंग हो जाएगी। फिर अघोरी बॉबी के चारों तरफ घूमने लगा और उसके पीछे जाकर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गाड़ दी। ये देख बॉबी जोर से चीखा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आजादी, आजादी दी है तुमने मुझे। अब मेरी जगह तुम यहाँ कैद रहोगी। अब ये जंगल ही तेरा घर है। और अघोरी अदृश्य होने लगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, रुको। अब इंतजार कर, तेरे जैसे ही किसी अगले मुसाफिर का। नहीं, नहीं,